जैसे ही मैं 18 साल की जवान हुई तो मेरी माँ हर रात सोते वक्त मुझे एक इंजेक्शन लगाती थी और कहती, बेटी ये लगाने से तुम्हारे जिस्म में ऐसा बदलाव होगा कि कोई भी तुम्हारी तरफ गंदी नज़र नहीं देखेगा। और मैं भी चुपचाप इंजेक्शन लगवा लेती थी क्योंकि मुझे मर्दों की हवस भरी नज़रों से उलझन होती थी और मैं भी यही चाहती थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूं उन नज़रों से मैं महफूज रहूं। लेकिन मुझे मेरी माँ की ये बात समझ में ना आती थी। भला किसी इंजेक्शन के लगवाने से मैं लोगों की बुरी नज़र से कैसे महफूज रह सकती हूँ। लेकिन कभी माँ से पूछने की हिम्मत ना हुई, इसलिए मैं उनके कहे पर अमल करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का काम करने में मगन थी जब मेरी माँ खाना ट्रे में सजाए कमरे में दाखिल हुई और वह खाने में बकरे की बिरयानी बनाई थी। मेरी तो मानो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई थी। हम गरीबों को कहाँ रोज रोज नसीब होता था गोश्त वगैरह। मेरी बेटी को पसंद है ना, इसलिए मैंने ये बना दिया, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे सामने प्लेट रखकर उसमें बिरयानी डाली और दूसरी प्लेट में रायता रखकर मेरे सामने किया। मीट कहाँ से आया? मेरे दिमाग में ये सब आने से पहले सवाल आया। आखिर मैंने अपनी माँ से यही पूछा। पड़ोस वाली बाजी के बेटा हुआ है, उन्होंने हकीका किया था तो मीट भेजा था। मेरी माँ ने जवाब दिया, आप नहीं खा रही हैं? मैंने लुकमा मुंह में डालते हुए माँ से पूछा, नहीं, मैं थोड़ी देर से खा लूंगी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है। अब चलो, ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी जल्दी खाओ और सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है ना, माँ ने मुझे डांटते हुए कहा। तो मैं भी चुपचाप खाने में मसरूफ हो गई। मैं खाना खाकर फारिग हुई तो मेरी माँ ने मुझे दूध का गिलास ला कर दिया। मैं जब तक अपनी किताबें समेट कर अपने बस्ते में रख चुकी थी, दूध पीकर मैं बिस्तर पर लेट गई तो मेरी माँ ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन के लगते ही मुझे अपने आसार ढीले पड़ते हुए महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मानो बोझ मुझसे हटा दिया हो और मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खो गई। सुबह उठी तो सर बहुत भारी हो रहा था। अपने भारी होते सर को पकड़े मैं कुछ लम्हे यूं ही बिस्तर पर बैठी रही तो इतने में माँ कमरे में दाखिल हुई और मुझे उठा देख कर मेरे पास आई। उठ गई मेरी बेटी? मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ माँ, उठ गई, लेकिन सर में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। मैंने भारी होते सर को दोनों हाथों में थामे हुए जवाब दिया, रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। मेरी माँ ने कहा और किचन में चली गई। कुछ देर बाद हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर माँ कमरे में दाखिल हुई। नाश्ता करने के बाद दवाई लेकर सो जाना, माँ ने मुझे नाश्ता करते हुए देखकर कहा। लेकिन कॉलेज? मैंने कॉलेज का याद आने पर कहा, छुट्टी कर लो, तुम्हारी सेहत से बढ़कर तो नहीं है, माँ ने माथे को चूमते हुए कहा और कमरे में चली गई। लाओ मैं धो दूं बर्तन। मैं नाश्ता करके बर्तन रखने किचन में गई तो माँ को दूसरे कामों में मसरूफ देखकर कहा, नहीं बेटा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ ने मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, अब पहले से बेहतर हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सिंक में रखे बर्तन धोने लगी। अरे रहने दो भला, मेरी बेटी के इतने प्यारे हाथ खराब हो जाएंगे, माँ ने सब्जी काटते हुए कहा। मैं कौन सा कहीं की शहजादी हूँ जो मेरा हाथ खराब होने से कोई फर्क पड़ेगा, मैंने हंसते हुए कहा और सारे बर्तन धोकर फारिग होकर कमरे में बैठी टीवी देखने में मगन हो गई थी कि अचानक माँ के फोन पर बेल हुई। कौन है? मैंने फोन कानों से लगाते हुए पूछा। तारा से बात करनी है, सामने से किसी की मर्दानी आवाज़ थी, शायद रॉन्ग नंबर। मैंने जवाब देते ही कॉल कट कर दी और वापस से टीवी के चैनल आगे पीछे करने लगी। किससे बात कर रही थी? माँ ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। कोई रॉन्ग नंबर था, किसी तारा को पूछ रहा था, मैंने टीवी देखते हुए कहा। माँ का सिलाई करता हुआ हाथ एकदम रुक गया। तुम्हें किसी ने कहा था कॉल रिसीव करने का? माँ ने गुस्से से पूछा और मैंने कहा आप नहीं थी कमरे में तो मैंने इसलिए रिसीव कर ली। और मैंने कितनी बार समझाया है, बिना जाने पहचाने कोई कॉल मत रिसीव किया करो, बिना वजह कोई परेशान करने लग जाए तो एक नई मुसीबत गले लग जाएगी। अब की बार माँ ने नॉर्मल से अंदाज में समझाते हुए कहा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मैं समझ सकती थी कि बिना पति के जवान बेटी को पालना मेरी माँ के लिए एक मुश्किल काम था। और यूं ही दिन गुजर गए। हम रात का खाना खाकर फारिग बैठे थे। ये जोड़ा पहन कर दिखाओ, माँ ने लाल रंग का जोड़ा मेरे सामने करते हुए कहा जो वह शाम से बैठी सी रही थी। जी माँ, मैंने उनके हाथ से वह सूट लिया और सूट पहनने चली गई। माँ देखे मैंने सूट पहनकर गोल घूमते हुए कहा, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है इसमें, माँ ने मेरी बलाए लेते हुए कहा। मॉडल लग रही हूँ ना, मैंने भी कंधे से बाल झड़कते हुए हंसकर कहा। उनसे भी हसीन मेरी माँ ने मेरा हाथा चूमा और कहा, ऊपर वाले ने अमीरी नहीं दी थी लेकिन हुस्न से जरूर नवाजा था। कमर तक आते सियाह हसीन बाल, गोरे रंग, रंगत, नजाकत भरे नए नक्श, ये ऊपर वाले का खास करम था मुझ पर कि उसने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था।
मेरी तमाम सहेलियां मुझे जितनी हसीन नहीं थी, बल्कि हमारे पूरे मोहल्ले में किसी को इतना हसीन से नवाजा ही नहीं गया था जितना ऊपर वाले ने मुझे नवाजा था। मैं जब भी घर से बाहर निकलती मेरी कोशिश होती कि मैं खुद को अच्छे से ढक कर निकलूं, ताकि हर बुरी नज़र से छुपी रहूं। माँ से सूट बदल कर आती हूँ, खुद को आईने में देखते हुए मैं कहीं और ही सोचों में खो गई थी। मेरे दिमाग में आया कि अब तक नया लिबास ही पहने हुई हूँ, हाँ बदल लेना, पहले इंजेक्शन लगवा लो। मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं भी उनके सिरहाने जाकर बैठ गई तो उन्होंने मेरे बाजू से आस्तीन ऊपर की और इंजेक्शन लगाकर कमरे से चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने भी सोचा कि उठकर सूट बदल लूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे पैर जाम हो गए हो, सर भारी हो रहा था। मैं वहीं बिस्तर पर लेट गई और देखते ही देखते नींद ने मुझे अपने आगोश में समा लिया। सुबह उठी तो फिर से वही हालत थी, सर दर्द से चकरा रहा था, पैरों में जैसे किसी ने जान कब्ज कर ली थी। बड़ी मुश्किल से उठते हुए मैं नहाने गई। नहाकर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक मेरी नज़र मेरे गले पर पड़ी। उस पर लाल खराशों के निशान थे। मैं तो हैरान रह गई कि निशान कैसे थे। फिर याद आया रात वही नया सूट पहनने सो गई थी, उस पर माँ ने शीशे का काम किया हुआ था। नींद में उसकी वजह से ही निशान और खराशें आ गई होंगी। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कॉलेज के लिए रवाना हो गई। वापस आई तो इतनी थकी हुई थी कि बिना दोपहर का खाना खाए कपड़े बदल कर मैं वापस सो गई। शाम में आँख खुली तो माँ चाय का कप और बिस्किट ले आई। चाय पीने के बाद मैं कॉलेज के काम में मसरूफ़ हो गई। काम के दौरान मुझे अपनी दोस्त के कॉलेज में कही बात याद आई। तुम दिन ब दिन चेंज नहीं होती जा रही हो क्या? क्या कर रही हो ऐसा? मेरी दोस्त ने हंसते हुए कहा था। मैं उसकी बात पर सोचती हुई आईने के सामने आई और खुद को आईने में देखने लगी। वाकई मेरे जिस्म में कुछ बदलाव तो आया था, लेकिन कैसे? क्या वाकई माँ के लगाए हुए इंजेक्शन की वजह से था? ये क्या मेरा वहम था या फिर कोई और माजरा था? मैं बस उन्हीं सोचों में गुम थी कि माँ ने आवाज़ दी। मैं तमाम सोचों को झटकते हुए जल्दी से माँ के पास किचन में चली गई और ये राशन जगह पर रख दो, मैं थक गई हूँ, बहुत सुबह से काम कर रही हूँ। माँ ने सोफे पर बैठते सामने रखे शॉपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनमें कुछ घर का सामान था। मैंने सारा राशन जगह पर रखा और अंडों की थैली उठाई और फ्रिज का दरवाज़ा खोला और अंडे फ्रिज में ही रख रही थी कि गलती से मेरा हाथ टकराया और फ्रिज में रखी इंजेक्शन की बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। माँ कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर भागी भागी किचन में दाखिल हुई और ज़मीन पर इंजेक्शन के टुकड़े पड़े देखकर गुस्से में आ गई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं मुंह खोले अपनी माँ को तकती रह गई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माँ ने मुझे किसी बात पर मारा हो। मैं रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और तकिए में मुंह देकर रोती रही। रात हुई तो माँ ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। फिर आखिर तंग आकर मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ हाथ में खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मुझे नहीं खाना, ले जाएं आप यहाँ से, मैंने नाराज़गी से कहा। सही है, मेरी बेटी नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, माँ ने ट्रे को मेज़ पर रखते हुए कहा। मैं जानती थी माँ ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए नाराज़गी ख़त्म करते हुए ट्रे उठाई और ट्रे माँ के सामने रखी और साथ खुद भी बैठ गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, बस उस वक्त गुस्सा आ गया था। लेकिन कोई ऐसे नाराज़ होता है कि अपनी माँ से? माँ ने निवाले मेरे मुंह में डालते हुए कहा। मैं बहुत रोई। आपने एक इंजेक्शन के लिए मुझ पर हाथ उठाया? मैंने रोते हुए कहा, मेरी जान, में इंजेक्शन भी तो तुम्हारे लिए ही लाती हूँ ना, ताकि तुम हर चीज़ से महफूज रहो। और तुम्हें पता है इंजेक्शन कितना महंगा मिलता है। वैसे शुक्र है कि एक रखा हुआ था, वरना मैं आज तुम्हें क्या लगाती। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैं भी खामोशी से खाना खाने लगी और उसके बाद हमेशा की तरह माँ ने इंजेक्शन लगाया और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह आँख खुली तो हमेशा की तरह वही हुआ। सर दर्द से फटा जा रहा था, पैरों में से उठने की हिम्मत ही नहीं थी, जैसे किसी ने पैरों से जान निकाल ली हो। बाजू, कंधे, हाथ, पैर और कमर, जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे माँ को आवाज़ लगाई। वह किचन से भागी भागी कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बेटा? माँ ने परेशानी के आलम में पूछा। माँ, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मैंने दर्द से तड़पते हुए कहा। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, माँ ने मेरा हाथ छूते हुए फिक्रमंद से कहा। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर लाएं और अपने हाथ से नाश्ता करवा कर दवाई दें। मैं दवाई लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ ने मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी शुरू कर दी, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ ने चादर ओढ़ी और मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई और मुझे दवाई दी। मैं दवाई खाते ही सो गई और शाम को उठी तो बुखार काफ़ी कम हो चुका था। माँ ने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया। आज माँ ने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया था और खुद चली गई। मैं भी पहले ही बुखार की वजह से और फिर दवाई के असर से फ़ौरन सो गई थी। सुबह तक बुखार भी सही हो चुका था, लेकिन जिस्म में दर्द अभी भी था। मुँह हाथ धोकर नाश्ते के लिए कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरे कदम आईने के सामने से गुजरते हुए रुक गए। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई आईने के पास पहुंची और आईने में अपना अक्स देखने लगी। गर्दन पर दोबारा वैसे ही निशान थे
जैसे कुछ रोज़ पहले थे, लेकिन अब ये निशान ताज़े थे, जैसे आजकल के ही चोट हो। मैंने धीरे से उन निशानों को छुआ था, ये कैसे आ गए? मैंने खुद से ही सवाल किया और फिर नज़र हाथ पर पड़ी तो हाथ पर भी कुछ निशान थे। मेरी समझ से बाहर था कि निशान कैसे आए और कब आए कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर घड़ी में टाइम देखा तो मालूम हुआ कि उन सोचों में मैं कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। जल्दी जल्दी बस्ता उठाए मैं कॉलेज के लिए भागी। घर आई तो थकी हुई सो गई और उठकर कॉलेज का काम किया। माँ किचन में थी। कॉलेज के काम से फारिग होकर मैं भी माँ के पास चली गई। आज फिर मीट मैंने कुकर में झाँकते हुए देखकर हैरत से पूछा, हाँ मेरी बेटी को पसंद है ना? माँ ने कुकर से चम्मच लाते हुए जवाब दिया। मैंने कहा कि कहाँ से आया है, तो माँ का चम्मच हिलाते हुए हाथ रुक गया और बोली कि सिलाई के लिए अच्छे खासे जोड़े मिल गए थे, बस उनके ही पैसे मिले तो सोचा आज गोश्त बना लूँ। मेरी बेटी को पसंद जो है। उन्होंने मुझे देखा, फिर नजरें इधर उधर करते हुए जवाब दिया। न जाने क्यों मेरा दिल बेफिक्र ना हो रहा था। खैर फिर हमने खाना खाया और खाने के बाद माँ मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन लेने किचन में चली गई थी कि अचानक से माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं परेशानी से भागती हुई किचन में दाखिल हुई। माँ का पाँव फिसल गया था और वह गिर गई थी, साथ ही उनके हाथ में मौजूद इंजेक्शन भी था। मैंने माँ को सहारा देते हुए उठाया, लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा था। उनके पैर में मोच आ गई थी। मैं माँ को सहारा देते हुए कमरे तक लाई और उन्हें बिस्तर पर लेटाया। उनके पैरों में सूजन हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दवाई लगाकर पट्टी बांधी और दर्द की गोली देकर उन्हें सुलाया और कमरे में आ गई। अजीब सी कैफियत हो रही थी, इतना दिल घबरा रहा था और ऊपर से नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोने के लिए आंखें बंद करके लेटी तो एकदम गर्दन पर मौजूद निशान के बारे में याद आया। फिर से दिमाग में ढेरों सवाल भरने लगे थे। मेरे हाथ और गर्दन पर निशान कैसे आए? बहुत देर इस बारे में सोचती रही, लेकिन कुछ समझ ना आया। आखिर में परेशान आकर उन तमाम ख्यालों को झटका और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठी तो आज न सर भारी हुआ और ना ही जिस्म में दर्द था। मुझे काफ़ी हैरत हुई और फिर मुझे याद आया कि मैं कल बिना इंजेक्शन लगवाए सोई थी। शायद इसलिए ही मुझे रात को भी देर से नींद आई थी और उस इंजेक्शन की वजह से मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मैंने फैसला किया कि मैं उस निशान के बारे में भी माँ को बताऊंगी और ये भी कि शायद वह मेडिकल वाला माँ को गलत इंजेक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से ही शायद मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। और फिर मैं कॉलेज की छुट्टी करके घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। माँ का और अपना नाश्ता बनाया, घर की सफाई की, बर्तन धोए, सब कामों से फारिग हुई तो मोहल्ले के कुछ और थे माँ की तबीयत का मालूम करने घर आ गई, क्योंकि माँ रोज़ दोपहर में मोहल्ले में आए हुए सब्जी वाले भाई से सब्जी लेती थी, तो मोहल्ले की बाकी औरतें भी उनसे ही लेती थी, इसलिए माँ की रोज़ सबसे मुलाकात हो जाती थी। आज माँ को सब्जी लेने न आते देख कर वह उनकी तबीयत पूछने घर पर आ गई। मैंने मेहमानों के लिए चाय बनाई और माँ सबसे बातों में मगन हो गई थी। मैं किचन में खड़ी चाय के बर्तन धो रही थी कि अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द उठा और उल्टी होने लगी। बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखते हुए बाथरूम तक गई। कुछ ही देर में मेरी हालत दर्द से निढाल हो गई थी। अरे बच्ची को अस्पताल लेकर जाओ, कैसे परेशान हो गई है। थोड़ी ही देर में मोहल्लों की औरतें ने मुझे परेशान होते हुए देखकर कहा, लेकिन रुखसाना के तो खुद के पैर में मोच है, ये बेचारी कैसे लेकर जाएगी। दूसरी औरत ने अपनी राय पेश की और बेटा मैं तुम्हें अस्पताल दिखा कर ले आती हूँ। खाला ने चादर ओढ़ते हुए कहा, अरे बहन आप बिना वजह परेशान होगी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तभी तबीयत खराब हुई है, सुबह हो जाएगी, मैं अभी दवाई दूंगी तो ठीक हो जाएगी। माँ ने उन्हें उठते हुए देखा और कहा, मैं तो सबको देख रही थी, मेरी तो दर्द से जान निकल रही थी। नहीं बहन परेशानी कैसी, आपकी बच्ची हमारी बच्ची एक ही बात है, और मेरा घर तो वैसे भी मोहल्ले के अस्पताल के पास ही है, मैं ले जाती हूँ। उस औरत ने माँ से कहा। माँ उन्हें लाख मना कर रही थी, लेकिन उनके इतने जिद करने पर माँ को आखिर मुझे जाने की इजाज़त देनी पड़ी। मैं मोहल्ले के अस्पताल में बैठे अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा नंबर आने में वक्त था, वहाँ पहले ही काफ़ी मरीज़ इंतज़ार में बैठे थे। बेटा मेरे बच्चे ट्यूशन से आने वाले होंगे, घर पहुँचेंगे तो घर के दरवाज़ों पर ताला देकर परेशान हो जाएंगे। खाला ने मुझसे कहा, जी मैं खुद डॉक्टर को दिखाकर घर चली जाऊंगी, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। मैंने तसल्ली दी और उनके जाने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। डॉक्टर ने मुझे चेक करके अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा तो मैंने फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करवा लिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पेट में एक नहीं बल्कि तीन बच्चे थे। मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। भला ये कैसे मुमकिन था कि मैं माँ बनने वाली थी और मैं बिन बिहाई उम्मीद से थी। मैंने शुक्र अदा किया कि खाला पहले ही जा चुकी थी, वरना ये बात उनके सामने पता चलती तो मेरे लिए मरने का मुकाम होता। सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत चली जाती और मेरे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी और मैं घर वापस आ गई थी। सारे रास्ते मैं सोचों में थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या हो गया था मेरे साथ और कैसे, किसने किया था ये सब। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। माँ को कैसे बताऊंगी ये सब बातें, क्या वे मेरा यकीन करेगी कि मैं बेकसूर हूँ या नहीं।
ए मेरे ऊपर वाले, क्या हो गया है मेरे साथ, मैं क्या करूं? अब मैंने अपना सर अपने हाथों से पकड़ा और घर आते ही अपने कमरे में घुस गई। हिम्मत ही ना थी कि माँ के सामने जाने की। सारी जिंदगी जहाँ मेरी माँ ने शराफत और इज्जत से अपनी जगह बनाई, वहाँ अब इनकी बेटी के दामन दागदार होने वाला था। सबको पता चलेगा तो वे क्या करेंगे? माँ को पता चलेगा तो वह क्या करेगी? क्या वे बर्दाश्त कर पाएगी इतना बड़ा सदमा? इन्हीं सोचों में उलझते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई और सुबह उठी तो माँ का पैर बिल्कुल ठीक हो गया था और वह वापस से घर में चल फिर रही थी। क्या कहा था डॉक्टर ने? माँ ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं कह रहे थे, पेट खराब हो गया था, कुछ गलत खा लिया था। मैंने नजरें चुराई, झूठ बोला। सच कहने की हिम्मत नहीं थी और ना ही नजरें मिलाने की। तुम आराम करो, देखो रंग कितना फीका पड़ गया है, मैं नाश्ता लाती हूँ, माँ ने कहा और किचन में चली गई। और मैं उन्हीं सोचों में गुम हो गई। वो कौन था जिसने मेरे साथ ये किया? ये बात मेरे समझ से बाहर थी। मैं पानी पीने किचन में आई, पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो इंजेक्शन नीचे गिर गया। और एक दिन माँ का गुस्सा याद आते ही मैंने इंजेक्शन में पानी भर कर उसे वापस रख दिया और कमरे में चली गई। खाने का तो दिल ही नहीं था, मजबूरन 2 निवाले खाए। फिर माँ ने इंजेक्शन लगा दिया। तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, इसलिए आंखें बंद किए कमरे में ही लेटी रही थी। अचानक से मुझे बाहर से आवाजें आने लगी। उन्हें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तारा भाई, शिकायत का मौका ना देना, आपको तो मालूम है ना सेठ साहब का गुस्सा। बेफिक्र हो जाओ, आज से पहले कभी शिकायत मिली है जो अब मिलेगी? बुला लो सेठ साहब को, अपनी लड़की हमेशा की तरह बेहोश है। और माँ की आवाज़ मेरे कानों में शीशे की तरह घुस रही थी। मैं जल्दी से उठी और कमरे की कुंडी लगा ली और जल्दी से पुलिस को कॉल की। वह दोनों कमरे में ही बाहर मौजूद थे। मुझे अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। किसी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर के बंद होने की वजह से नहीं खोल पाए थे। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले को याद कर रही थी। माँ दरवाज़ा पीटते मुझे पुकार रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे जोर जोर से डर रहा था, मानो जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा हो। किसी ने तेज से धक्का मारा तो दरवाजे की कुंडी टूटकर दरवाजा खुल गया। मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, किसी काम से हमारा घर चलता है, पहले मैं ये काम अनजाने में कर रही थी, अच्छा हो गया कि तुम्हें पता चल गया। अब इंजेक्शन का खर्च भी बच जाएगा जो तुझे बेहोश करने के लिए लाती थी। मैंने कहा, मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा, कैसे नहीं करेगी? मेरे बाल अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहा और एक के बाद एक थप्पड़ मेरे मुंह पर रख दिए और मुझे धक्का देकर अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया। और जैसे ही मैं चिल्लाने लगी वैसे ही वहाँ पुलिस पहुँच गई, जिसने मेरी माँ को पकड़ लिया। माँ तो अपनी बेटियों के लिए जान दे देती है और तुमने अपना दामन दागदार कर दिया। मैंने रोते हुए कहा। पुलिस उन्हें ले गई। मैंने फिर कुछ देर बाद उठकर नमाज पढ़ी, ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मुझे पता चल गया और मेरी इज्जत रख ली। मेरा दामन दागदार हो चुका था, लेकिन बाबा सही कहते थे कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। मेरा कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे साथ ऊपर वाला है। इस हादसे को चंद दिन ही गुजरे कि मेरे कॉलेज में मेरी गैर हाजिरी से एक लड़का जो कि मुझसे दोस्ती करता था वो मेरे घर आ पहुंचा और बार बार शादी की पेशकश करने लगा, जिस पर तंग आकर मैंने अपनी ज़ात के तमाम राज उसको सामने खोल कर रख दिए। जिस पर उसने मुझसे वादा किया था कि मुझसे न सिर्फ शादी करेगा बल्कि मेरी औलाद को अपना नाम देगा। और अब हमारी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। मेरे लिए मेरा अतीत एक भयानक ख्वाब की तरह था और कुछ नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और ऊपर वाले ने मुझे 3 बेटे 1 बेटी दी है, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों में फ़र्क ना किया और दुनिया के सामने मेरे बच्चों को बाप का नाम दिया, जिनके बाप का नाम मैं खुद नहीं जानती थी। मेरी माँ अब जेल में पागल हो चुकी थी। मेरा इस बात पर यकीन बहुत गहरा हो गया था, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। धन्यवाद दोस्तों।